पहले वीडियो में माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाना सीखे। उसके बाद हम लोग आए हैं उच्चार स्थानानी पे, मतलब उच्चार स्थान के बेसिस पे स्वरों के भेद देखेंगे, व्यंजन के भेद देखेंगे। स्वरों का भेद, उसमें 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इन तीनों का उनके उच्चारण काल में जितना समय लगेगा उसके बेसिस पे इनका भेद किया गया है। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा समय लगेगा, दीर्घ स्वर में उच्चारण करने के लिए 2 मात्रा समय लगेगा। वैसे ही प्लुत स्वर में अगर उच्चारण करना है तो 3 मात्रा इतना समय लगेगा। अब देखेंगे ह्रस्व स्वर को कैसे पढ़ेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल 1 मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगेगा, उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। उनमें कौन कौन आएगा? उनमें आएंगे अ, ई, उ, रु, क्लू। ये 5 ही सिर्फ स्वर इस स्वर में आएंगे, क्योंकि इसका मात्रा समय मतलब उच्चारण के लिए जो समय लगेगा वो सबसे कम है। इसमें कोई भी स्वर या व्यंजन मिश्रित किया गया नहीं है। इसमें से एक बहुत ही इजी एमसीक्यू आएगा, सिर्फ यही कि इसके मात्रा पूछे जाएंगे और इसमें कौन से अक्षर होते हैं। तो इसमें कौन से हैं? अ, ई, उ, रु, और इसका मात्रा समय है 1। अब देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर उच्चारण के लिए कितना समय बताया था मैंने कि 2 मात्रा समय इसके उच्चारण के लिए लगेगा, यानी कि ह्रस्व स्वर के इसमें डबल टाइम इसमें लगेगा। जिन स्वरों के उच्चारण काल में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगे, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, रु, ए, ओ, ये किस में आए थे? दीर्घ स्वर में आएंगे, क्योंकि इसका जो उच्चारण काल है वो 2 मात्रा है। जो ह्रस्व स्वर देखे थे इसका उच्चारण स्थान 1 था और इससे दुगना टाइम इसका उच्चारण करने के लिए। देखिए इसका उच्चारण अ और इसका आ, मतलब अ से दुगना टाइम से उच्चारण में लगेगा। उसके बाद स्वर का अगला भेद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगेगा, मतलब इससे भी इसमें अधिक समय लगेगा, उसे कहेंगे प्लुत स्वर। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है। पहले में देखा 1 मात्रा उच्चारण काल, दूसरे में 2 मात्रा उच्चारण काल और प्लुत स्वर में हमने देखा 3 मात्रा उच्चारण काल। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? अ, ई, उ, रु, उ, यानी कि वेदों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो उसके उच्चारण काल पे ही एमसीक्यू पूछा जाएगा। उसके बाद हमने अभी देखे थे स्वरों के भेद, अब देखेंगे व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्पर्श, अंत्यस्थ और ऊष्म। ये व्यंजन के 3 भेद होंगे, स्पर्श, अंत्यस्थ और ऊष्म। और किस बेसिस पे इसका भेद हुआ है? तो उच्चारण की भिन्नता के आधार पर इसका भेद करके स्पर्श, अंत्यस्थ, ऊष्म, ये 3 इसके भेद हो जाएंगे। पहला जो भेद है वो स्पर्श व्यंजन, उसके बारे में जानेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जीवा मुख से किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु कुछ क्षण के लिए रुक कर झटके से बाहर निकलती है, उसे स्पर्श कहेंगे। हम उसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अभी जान लीजिए कि पूरी वर्णमाला में से 25 जो वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, क से लेकर म तक, मतलब क वर्ग, च वर्ग। क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, न, इन सबको मिला के क वर्ग कहेंगे। च, छ, ज, झ, न, इनको सबको मिला के च वर्ग कहेंगे। ट, ठ, ड, ढ, न, इन 5 को मिला के ट वर्ग कहेंगे। ऐसे आपको आगे वर्ग के रूप में ही बोला जाएगा। अभी देखेंगे स्पर्श। स्पर्श में ये सब के सब वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सब के सब ये स्पर्श व्यंजन में इंक्लूड होंगे। इनका डेफिनेशन क्या बताया गया है कि किसी भी उच्चारण करने के लिए मुख में किसी भाग को, जीवा किसी भी मुख्य भाग को स्पर्श करेगी और झटके से हवा छोड़ेगी। उच्चार करके देखिए, क, ख, ग, घ, हमें क्या झटके से हवा बाहर छोड़ रहे हैं और जीवा मुंह के उच्चारण स्थान को स्पर्श कर रहा है। आगे देखेंगे अंत्यस्थ। अंत्यस्थ इसका मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोक कर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है, उसे अंत्यस्थ व्यंजन कहेंगे। यानी कि हवा रोकनी है और कुछ अल्प शक्ति के माध्यम से इसका उच्चारण करना है, उसे कहेंगे अंत्यस्थ। इसमें कौन कौन आएंगे? य, व,
र ल देखेंगे, इसमें हमने क्या क्या है, अल्प शक्ति यूज की है और हवा बाहर छोड़ी है, उसे कहेंगे अंत्यस्थ व्यंजन। पहला देखा था स्पर्श व्यंजन, वहाँ झटके से हवा छोड़ी थी। दूसरा देखा हमने अंत्यस्थ व्यंजन, उसमें हवा छोड़ी लेकिन कम से कम बल यूज किया। उसके बाद देखेंगे ऊष्म व्यंजन, तीसरा भेद, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल दिया जाता है उसे, अर्थात श स स ह, हमने क्या देखा इसमें, इस हवा को रगड़ के बहुत ही धीरे धीरे से हमारे मुंह से बाहर निकाला जाता है, उस वर्णों को हमें उष्ण व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या 4 है, श श स ह। ओके, अब आपको एमसीक्यू ऐसा पूछा जा सकता है कि श श स क्या है, ऑप्शन में देंगे स्पर्श, अंत्यस्थ, ऊष्म, आपको ऊष्म में टिक लगाना है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन का एक कंसेप्ट है। ये जो संयुक्त व्यंजन है वो दो दो व्यंजनों के मूल से बनते हैं, जो कि यानी कि क प्लस श, त प्लस र, त्र, द प्लस त्र, न्य। उसके बाद कुछ अयोगवाह वर्ण हम देखेंगे। ये पूरा कंटेंट बीएमएस के सिलेबस के हिसाब से है, कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं है, इतना करना कंपलसरी होगा और इससे करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन के आंसर टिक करने में। अब देखेंगे अनुस्वार। अयोगवाह वर्ण में पहला देखेंगे अनुस्वार। स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। ये जो ऐसा स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाते हैं हम, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद न अथवा म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। स्वर के ऊपर, स्वर के बाद जैसे हमने म न यूज करते हैं, उसके अलावा हम लोग ये अनुस्वार का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, इयम गच्छति, यहाँ क्या किया, इयम गच्छति, इस म को निकालकर अनुस्वार लगाया गया है, बहुत ही बेसिक से। अनुनासिक, यमननम, ये क्या है, अनुनासिक है। जो हमने वर्ग देखे थे, ये वर्ग है, इसमें जो लास्ट वाला जो रो होता है उसे अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक माने जाते हैं। इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है। ये जो अनुस्वार देखा हमने, इस अनुनासिक को अर्ध अनुसार कहा जाता है। अर्ध अनुसार यानी क्या, देखिए एग्जाम्पल, कहाँ, वहाँ, पहुँच, इसमें क्या अर्ध अनुस्वार यूज करेंगे। उसके बाद आएगा विसर्ग। विसर्ग का स्वर के आगे जो हमें दो बिंदु लगाते हैं उसे हम लोग विसर्ग कहेंगे। विसर्ग का उच्चारण आधे ह की तरह होता है, जैसे कि रामः भानु, इसमें जो आधा ह है ये विसर्गों को ही, इसका विसर्ग का उच्चारण आधे ह की तरह करते हैं। अब आगे हम लोग कुछ वर्ग के बारे में देखेंगे। क, च, ट, त, प, ये सब वर्ग है। इनके बारे में कुछ सेंटेंस है, कुछ टर्म्स है, वो हम जानेंगे। पहले इनमें से जो दो लाइन होगी, क च ट त व, ख छ ट त थ प, ये जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं पुरुष, यानी कि कठोर होते हैं, इसलिए ये दोनों लाइन को पुरुष कहेंगे। और ये जो तीसरा और चौथा होता है इसे हम लोग कोमल कहेंगे। तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, उसे कोमल कहेंगे। पहली और दूसरी लाइन को हमने कहा था पुरुष और तीसरे और चौथे लाइन को हमने कहा कोमल। अगर व्यंजनों को और एक भेद किया इनमें कि अल्प प्राण और मध्य प्राण। अगर अल्प प्राण में देखा जाए तो पहली और तीसरी लाइन आएंगी और मध्य प्राण में देखा जाए तो दूसरी और चौथी लाइन आएंगी। समझ में आया? पहले हमने क्या देखा था, ये पहले दोनों को कहा जाता है पुरुष व्यंजन, इनको कहा जाता है तीसरे और चौथे को कोमल व्यंजन। और इसके अलावा प्राण के बेसिस पे देखा जाए तो पहला और तीसरा अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा मध्य प्राण है और पांचवे को अनुनासिक कहा जाता है। अब देखेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। जो पाणिनि का व्याकरण है उसके अनुसार 63 टोटल वर्ण हैं। उनमें से 63 वर्णों के 8 उच्चारण स्थान हैं। कौन से? उर, कंठ, शीर, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान हैं। कौन से व्यंजन किस उच्चारण स्थान में आएंगे ये हम लोग आगे के पेजेस में देखेंगे। पहला उच्चारण स्थान आएगा कंठ। कंठ, इसका सूत्र है अकु अविसर्जनाय कंठ, अकु विसर्जनाय कंठ। इनमें आएगा अ यानी कि अ आएगा स्वर और कु यानी कि क वर्ग आएगा। इसमें कंठ में क्या क्या आएगा? अ, आ और कु वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, इन सब के उच्चारण स्थान कंठ रहेगा।
एग्जाम में पूछा जाएगा। अकुह विसर्जियाना और फिल इन द ब्लैंक होंगी, उसमें ऑप्शन में लिखेंगे कंठ। अकुह विसर्जियाना कंठ। दूसरा उच्चारण स्थान तालु, इचु यशानाम तालु, उनमें क्या क्या वर्ण आएंगे? ई ई, यहाँ ई है इसलिए ई आएंगे दोनों। चू यानी कि च वर्ग पूरा, च छ ज झ, य भी लिखा है, और श, ये सब वर्ण तालु इस उच्चारण स्थान से आएंगे। ई यानी कि ई, चू यानी कि च वर्ग, य और श, इचु यशानाम तालु, ये फिल इन द ब्लैंक्स के एमसीक्यू आएंगे। या फिर सीधा पूछा जा सकता है कि तालु के उच्चारण स्थान में कौन से वर्ण आएंगे? ई, च वर्ग और य आएगा, और श भी। आगे होंगे उच्चारण स्थान मूर्धा, रुटु रसानाम मूर्धा। रुटु रसानाम मतलब रू वर्ण भी आएगा इसमें, टू यानी कि ट वर्ग आएगा, ट ठ ड ढ न। उसके बाद र और श, ये भी उच्चारण स्थान मूर्धा में आएंगे। उसके बाद देखेंगे दंत, दंत दंत लुतु लसानाम दंता, लू इसका उच्चारण स्थान दंत है। त वर्ग यानी कि त थ द ध न, इसका भी उच्चारण स्थान दंत है। ल और स, इसका भी उच्चारण स्थान दंत है। तो याद रखना है ऋतु लसानाम दंता। आप शब्द का उच्चारण करके देखिए, त थ द ध न, ये सब उच्चारण दंत से होंगे। उसके बाद वाला उच्चारण स्थान ओष्ठ, अपूप मानियाना मोष्ट, मतलब ऊ और प वर्ग इसमें आएगा। उसके बाद उच्चारण स्थान है कंठतालु, ए दे तो कंठतालु, मतलब ए और ए, ये दोनों वर्ण इस कंठतालु में आएंगे। कंठतालु उच्चारण स्थान में आएंगे, कंठ और तालु दोनों भी। उसके बाद कंठोष्ठ यानी कि कंठ और ओष्ठ, और दो तो कंठोष्टम मतलब ओ, ये दोनों भी कंठोष्ठ में आएंगे। उसके बाद इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाएगा, ये रीड करके लेना है, बार बार पढ़ना होगा। जीवा मूल यानी कि जीवा का एकदम पीछे वाला पार्ट, मूल वाला पार्ट, जीवा मूलीयस्य जीवामूलम, क और ख, ये सिर्फ दोनों वर्ण इस उच्चारण स्थान में आएंगे। उसके बाद ओष्ठ दंत, व अकारस्य ओष्ठ दंत, सिर्फ व इस ओष्ठ और दंत के व उच्चार करके, व ओष्ठ और दंत ये उच्चारण स्थान है व के। नासिक, उसके बाद नासिक में क्या आएंगे? पूरे अनुस्वार। इन चीज़ों में एक्सप्लेन करने जैसी ज़्यादा बात नहीं है, इसलिए फास्ट लेंगे। उसके बाद जो कंसेप्चुअल पार्ट होंगे उसमें हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। प्रयत्न, अगला टॉपिक है प्रयत्न। प्रयत्न में क्या आएंगे? अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न यानी कि क्या? उच्चारण करने के लिए जो हम लोग चेष्टा करेंगे उसे हम प्रयत्न कहेंगे। उसके दो भेद, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर यानी कि क्या? भीतर, जो वर्ण के उच्चारण पूर्व मुख से अंदर होती है, उच्चारण मुख के अंदर वाला जो चेष्टा रहेगी, प्रयत्न रहेगा, उससे हम लोग अभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे। उसके और 5 भेद होंगे, स्पृष्ट, ईशत पृष्ठ, विवृत्त, ईशत विवृत्त और संवृत्त। ये 5 के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला स्पृष्ट, इस अभ्यंतर प्रयत्न में जीवा तालु मूर्धा दंत यानी कि उच्चारण स्थान जो है उनको स्पर्श करेगी। इसमें क से लेकर म तक सारे वर्ण स्पृष्ट में आएंगे। उसके बाद ईशत पृष्ठ, ईशत का अर्थ है थोड़ा। इसमें क्या था कि पूरा इस जीवा उच्चारण स्थान को पूरा स्पर्श करेगी, इसमें थोड़ा स्पर्श करेगी। उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श हुआ तो उसे कहेंगे ईशत स्पृष्ट। ये इसमें वर्ण कौन कौन से आएंगे? वर्ण यानी कि व्यंजन, इसमें य व र ल, ये अंत्यस्थ व्यंजन ईशत स्पृष्ट में आएंगे। आप उच्चारण करके देखिए, य व र ल, इसमें क्या हो रहा है कि उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा ही स्पर्श हो रहा है, और इस पृष्ठ में ज़्यादा होगा। क से लेकर म तक, क ख ग घ, ये सब में उच्चारण में जीवा उच्चारण स्थानों में ज़्यादा स्पष्ट रूप से कनेक्ट करेगी, लेकिन ईशत पृष्ठ में थोड़ा सा ही भाग उससे कनेक्ट होगा। उसके बाद वाला भेद है विवृत्त। ये हम लोग अभ्यंतर प्रयत्न के भेद देख रहे हैं। उसमें विवृत्त, विवृत्त यानी क्या? खुला हुआ। जिस व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें मुंह को खोलना पड़ेगा उसे हम लोग विवृत्त कहेंगे।
ये सब स्वरों के प्रयत्न है, जैसे कि अ, आ, ई, ऊ, ये सब स्वर के उच्चारण करने के लिए हमें मुंह को खोलना पड़ेगा, ज़्यादा खोलना पड़ेगा। अब ईशत विवृत्त, ईशत का अर्थ हमने क्या देखा था, इसका अर्थ होता है कि थोड़ा सा, विवृत्त का मतलब खुला हुआ, थोड़ा खुला हुआ, मतलब ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए हमें मुंह को थोड़ा सा ही खोलना पड़ेगा, उसे हम कहेंगे ईशत विवृत्त। इसमें कौन कौन से आएंगे, श, श, स, ह। उच्चारण करके देखिए कि इसका उच्चारण करने के लिए हमें मुंह को थोड़ा सा ही खोलना पड़ेगा, उसे कहेंगे ईशत विवृत्त। अगर शब्द के अर्थ को समझेंगे तो आपको वर्ड्स अपने आप याद हो जाएंगे। ईशत यानी कि थोड़ा, विवृत्त यानी कि खोलना। उसके बाद का है संवृत्त। इसमें क्या है कि वायु का मार्ग बंद रहेगा। संवृत्त का शब्दशः अर्थ देखा जाए तो ढका हुआ होता है। जैसे कि हम लोग अ का उच्चारण करेंगे, अ का उच्चारण करने के लिए हमें हवा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका वायु का मार्ग बंद होता है। जिस वर्ण के उच्चारण करने के लिए वायु का मार्ग जो बंद रहेगा उसे संवृत्त कहेंगे, वो अ में आएगा। हमने देखे अभी अभ्यंतर प्रयत्न के भेद, अब देखेंगे बाह्यंतर प्रयत्न क्या होता है। मुख से जब वर्ण बाहर निकले लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न यानी क्या, कि वर्णों के उच्चारण के लिए मुंह के भीतर का जो प्रयत्न होगा, चेष्टा होगी, उसे हम अभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे। और उस वर्णों के उच्चारण के समय पे जो चेष्टा होगी उसे बाह्य प्रयत्न कहेंगे। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। ये नाम आप लोगों को याद रखने हैं। पहला विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये सब हो गए बाह्य प्रयत्न के भेद। आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने शुरुआत की थी उच्चारण स्थानों के साथ। उच्चारण स्थान में हमने पहले स्वरों के भेद देखे। स्वरों के भेद में देखा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का हमने मात्रा मतलब उच्चारण का समय देखा, 1 मात्रा, दीर्घ स्वर का 2 मात्रा, प्लुत स्वर का 3 मात्रा। उसके बाद व्यंजन के भेद देखे, स्पर्श, अंत्यस्थ और ऊष्म। स्पर्श में पूरे व्यंजन आएंगे के से लेके म तक, अंत्यस्थ में य आएंगे और ऊष्म में शेष स ये व्यंजन आएंगे। उसके बाद हमने कुछ योगा वर्ण देखे, उसमें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग देखे, वो सिर्फ बेसिक था। उसके बाद वर्गों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखी। पहले जो है ये 2 लाइन है, उस 2 लाइन को हमने पुरुष कहा। तीसरा और चौथी लाइन उसे हमने कोमल कहा। प्राण की बेसिस पर देखिए तो पहला और तीसरा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा मध्य प्राण, और जो 5वीं लाइन है उसे हम अनुनासिक कहेंगे। उसके बाद उच्चारण स्थान कहा हमने। उच्चारण स्थान में क्या क्या पढ़ा, ऊर, कंठ, शीर, जीवा, मूलदंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें हर साल 2 MCQ तो पूछे जाएंगे। उसके बाद हमने प्रयत्न देखे। प्रयत्न यानी कि चेष्टा जो हम लोग उच्चारण के लिए करेंगे, उसमें अभ्यंतर, बाह्यंतर। अभ्यंतर में हमने इतने भेद देखे, स्पृष्ट, ईशत पृष्ठ, विवृत्त, ईशत विवृत्त और संवृत्त। और आखिरी में हमने बाह्य प्रयत्न देखा। बाह्य प्रयत्न में इसमें इतने भेद देखे, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस वीडियो में यही रुकेंगे, आगे वीडियो नंबर 3 में आएगा। कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमें मैक्सिमम ऑडियंस मिलेगी, तभी हम लोग ये हिंदी में संस्कृत सीरीज़ आगे बढ़ा पाएंगे। अगर अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो हमें फिर से जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए मराठी में फिर से सीरीज़ स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर हिंदी को रिस्पांस नहीं आया तो वही करना पड़ेगा। अगर हिंदी स्टूडेंट्स को इस सीरीज़ की नीड होगी तो ही ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।